मैंने कई दफा पहले कह दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। ये जोड़ी थी, एक तो भाग गया, वो फिर आ गया। शुक्र है खुदा का कि उसको अकल आ गई, आ गया। आपको देख करके और भी कुछ भूले भटके जो रास्ता भटक गए थे, वो पुनः आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आप उन्हें पुचकार लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे थे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो, फिर जनतांत्रिक तरीके से उस सरकार को बदल दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन और मेहनत से काम करे। लेकिन जो सरकार ये सब ना करे, उस सरकार को बदल देना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पिछली दफा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो वो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी मदद करूं। साथियों, संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा, मुख्यमंत्री की कोठी सुननी पड़ी थी, वहाँ एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़ा है, लोग आते नहीं है क्या? तब लोगों ने मुझे बताया क्या करे कोई यहाँ आकर के, काम तो किसी का होता नहीं, और जो कोई दरख्वास्त लेकर के आता है पुलिस वाले पीट करके उसे जेल भेज देते। मैंने उसी दिन से मन में ठान ली कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो मैं इस नीति को बदलूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का अवसर मिला और मैंने अपने मन में ठानी हुई उस बात को क्रियान्वित किया। पहली कलम से मैंने ये फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम साल में एक एक गांव में जाया करता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती वो आपकी मांग मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। मैं आज आपसे फिर निवेदन करने आया, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप लोगों को एक नया निर्णय लेना है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मंच पर आपने देखा समूचे भारतवर्ष के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपके सामने बैठे हुए थे और सब ने ये मन बनाया हुआ है कि इस कुशासन का अंत किया जाए। आज कोई सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से
देश की संपत्ति को लूटने पर लगे हुए हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। आज इस मौजूदा सरकार ने किसानों की हालत बहुत दयनीय बढ़ा दी। आज हमें न बिजली मिलती है न पानी मिलता है। खाद और बीज के लिए हम लाइन पे लगते, फिर भी प्रभु की अगर कृपा हो जाए, हमारे खेतों में भरपूर फसल हो जाए, तो फिर हमें उसका लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। हमारा उत्पादन कोड़ियों के भाव छीना जाता है। लेकिन अजीब विडंबना है कि जो उत्पादन हम बेचते हैं उसमें से जो चीज़ पैदा होती है उसे महंगे दाम पर बेचा जाता है। गन्ना हम पैदा करते हैं, वो मंडी में लिया जाता है और कई कई साल तक किसान को उसकी पेमेंट नहीं होती। लेकिन गन्ने से जो चीनी बनती है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। चना, दाल, मूंग, मोस, मसर, अरहर हम पैदा करते हैं, वो मंडी में लूटा जाता है। लेकिन उसमें से जो दाल बनती है वो बाजार में महंगी बिकती है। सरसों, तारा मीरा, तोरिया, अड़सी हम पैदा करते हैं, वो मंडी में ली जाती है। लेकिन उसमें से जो तेल निकलता है वो महंगा बिकता है। हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उसका डीजल का भाव रोज बढ़ता है। लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है वो रोज मंदा होता है, क्योंकि उसमें पूंजीपति वर्ग के लोग सफर करते हैं। ये सरकार लुटेरों की सरकार इस प्रकार के कानून बनाती है जिससे इस देश का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने उनके पास चला जाए और वहां से ये लूट के खाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज परिस्थितियां बदल गई। बदले हुए हालात को ध्यान में रख करके हम सबको एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटा करने के लिए नहीं, मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। विश्व के हर मुल्क में जाकर के मुझे एक बात को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक अनूठा देश है, जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, सभी जाति के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुमार, लुहार, सुनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोचे, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक इस कुशासन से दुखी है, परेशान है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से भी लंबे अरसे से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर डेरा जमाए बैठे हैं। इसलिए धरने पर बैठे हैं ताकि केंद्र की सरकार की तरफ से बनाए गए ये 3 काले कानून जो किसान विरोधी हैं उन्हें वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर बजित थे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते, लेकिन वो बधाई के पात्र हैं और मैं उन बहादुरों को बधाई दूंगा जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ एक प्रण लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, वो 3 काले कानून वापस लिए और किसानों से माफ़ी मांगी। संगठन में बहुत शक्ति है,
इसलिए मैं आज आपसे फिर निवेदन करने आया कि इन बिगड़े हुए हालात को ठीक करने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़नी, और लड़ाई में आपको सफलता मिले, इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज की इस मौजूदा सरकार ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बनाए हुए उस वृद्धावस्था कानून को मिटाने का काम किया। उन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। मैं उन बूढ़े बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो जो पेंशन आपकी काटी गई है उसका सारा पैसा मैं ब्याज के हम आपके पास भिजवाने का काम करें। और मैं घोषणा करता हूं कि सरकार बनने के बाद वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपये माहवार हम करने का काम करें। हम महिलाओं को अलग से 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से देंगे। बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का प्रदान किया जाएगा। पढ़े लिखे युवाओं को सम्मान भत्ता 21,000 रुपया दिया जाएगा।